नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 24 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान शुरू। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहले विधानसभा चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध। केंद्र ने खाद्य तेल संघों को सलाह दी है कि वे कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान में MNIT जयपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में पेजर विस्फोटों को अत्यधिक चिंताजनक और भड़काऊ बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों पर आज मतदान कराया जा रहा है। वोट शाम 6 बजे तक डाले जा सकेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जम्मू कश्मीर में आज सुबह विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत के साथ ही 10 साल के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने और स्थानीय सरकार चुनने के लिए काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। चुनावी मैदान में कुल 219 उम्मीदवार शामिल हैं और उनके बागी का फैसला 23,27,000 से भी अधिक मतदाता करेंगे। आज पहले चरण में जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में मतदान हो रहा है, जिसमें कश्मीर प्रांत में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम जिलों में फैले 16 विधानसभा क्षेत्र और जम्मू प्रांत में डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सभी 24 विधानसभा क्षेत्रों में 100% वेबकास्टिंग के साथ 3,276 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। चुनाव के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। मतगणना हरियाणा के साथ 8 अक्टूबर को होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1031 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और बैठकें कर रहे हैं। केंद्र ने खाद्य तेल संघों को सलाह दी है कि जब तक कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध है, तब तक कीमतें न बढ़ाएं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कल नई दिल्ली में मूल्य निर्धारण रणनीति पर प्रमुख तेल संघों के साथ चर्चा की। एक रिपोर्ट। बैठक में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और सोयाबीन ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल हुए। सरकार ने घरेलू तिलहन कीमतों को समर्थन देने के लिए विभिन्न खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क बढ़ा दिया है। 14 सितंबर से प्रभावी कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे पाम तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे कच्चे तेल पर प्रभावी शुल्क 27.5% हो गया है। रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया गया है, जिससे रिफाइंड तेल पर प्रभावी शुल्क 35.75% हो गया है। कम शुल्क पर आयातित खाद्य तेलों का लगभग 30 लाख मीट्रिक टन भंडार है, जो 45 से 50 दिन की घरेलू खपत के लिए पर्याप्त है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। वे जयपुर में मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में मुख्य भाषण देंगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज अपने दौरे के पहले दिन इंदौर के मृगनयनी एम्पोरियम जाएंगी और अपने हुनर के लिए ख्याति अर्जित कर चुके कारीगरों से मुलाकात करेंगी। मृगनयनी मध्य प्रदेश सरकार का प्रमुख हैंडलूम साड़ी केंद्र है। राष्ट्रपति कल उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन को संबोधित करेंगी और इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति श्री महाकालेश्वर मंदिर भी जाएंगी। वे श्री महाकाल लोक के मूर्तिकारों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
राष्ट्रपति मुर्मू शुक्रवार को झारखंड में रांची के राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गांधीनगर में चौथे नवीकरणीय ऊर्जा निवेश शिखर सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि राज्य सरकारें और निजी विनिर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों ने अगले 6 वर्ष में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 32,45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। Maximum states they have participated. We had discussed total 32.5 lakh crore is committed up to 2030. States have committed 520 gigawatt up to 2030, 340 gigawatt in the solar module manufacturers, 240 in cell manufacturing. So on, the things are going on and people know the importance of this is a growing field. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 21 से 23 तारीख तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। वे वॉशिंगटन में 21 सितंबर को क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष के सम्मेलन के बाद अमेरिका के अनुरोध पर अगला क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित करने पर भारत ने सहमति व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में क्वाड नेता पिछले 1 वर्ष के दौरान हुई संगठन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि लेबनान में पेजर विस्फोट गंभीर चिंता का विषय है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र की विशेष समन्वयक जिनिन हैनिस ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने भी इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते तनाव को रोकने का प्रयास किया है। उसका कहना है कि तनाव बढ़ने से ईरान में जुलाई में हुए विस्फोटों के बाद इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई रोकने के अमेरिका के प्रयासों को ठेस लगेगी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा है और लोगों को संचार उपकरणों से दूरी बनाने को कहा है। हिजबुल्लाह ने अपना संचार नेटवर्क शेष लेबनान से अलग बनाए रखा है। भारत और उरुग्वे के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का छठा दौर सोमवार को मोंटेवीडियो में संपन्न हुआ। दोनों पक्षों ने परस्पर संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। व्यापार और निवेश, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रेलवे, आयुर्वेद और योग, स्वास्थ्य और औषधि सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई। परस्पर हित के विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में भारत के लिए रोमानिया की राजदूत डेनियला मारियाना के साथ भारत रोमानिया संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। डॉक्टर जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोमानिया के साथ राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये डाक टिकट दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग के गहरे संबंधों का प्रतीक है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान कल रात संपन्न हो गया। श्रीलंका के चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान आखिरी दिन में प्रवेश करते ही चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति या समूह इस मौन अवधि में उम्मीदवारों का प्रचार करना जारी रखता है तो वह चुनाव कानूनों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा आयोग ने ये भी कहा है कि पूरे द्वीप में 13,400 से अधिक मतदान केंद्रों को मतपेटियां जारी कर दी गई हैं। इसी बीच अग्रणी उम्मीदवार आज कोलंबो और उसके आसपास जगहों में रैलियां करेंगे। इसे देखते हुए श्रीलंका पुलिस ने राजधानी के कई इलाकों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से अहमद मोइन फारूकी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड्स की मूल कंपनी मेटा ने रूस की कई सरकारी मीडिया कंपनियों पर वैश्विक प्रतिबंध की घोषणा की है। मेटा ने बताया है कि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद ये फैसला किया गया है। रोसिया, सेगोदनिया, आरटी और अन्य संबंधित संस्थाओं को अब दुनिया भर में मेटा के प्लेटफॉर्म से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बीच प्रतिबंध की कड़ी आलोचना करते हुए सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मेटा ऐसे कार्यों से खुद को बदनाम कर रहा है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कल से नई दिल्ली में दूसरा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में होने वाला ये सम्मेलन 21 सितंबर तक चलेगा। इसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश और बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण राज्य के 24 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा और घाघरा सहित अधिकांश प्रमुख नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में खतरे के निशान को पार कर गई हैं। कई प्रमुख शहरों में निचले इलाकों में पानी भर गया है। खासतौर पर वाराणसी और प्रयागराज में हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। प्रयागराज में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। यहाँ बाढ़ की वजह से आज 8वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। वाराणसी में भी गंगा उफान पर है और सभी प्रमुख घाट पानी में डूबे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस की 78 टीमें तैनात की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सेना की दक्षिणी कमान आज चेन्नई में 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी ऐक्य आयोजित कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य परस्पर एकजुट होकर तैयारियों को बढ़ावा देना और संबंधित पक्षों में सहयोग को मजबूत करना है। इस संगोष्ठी में सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, जंगल की आग और चक्रवात तथा हाल की आपदाओं जैसी प्राकृतिक समस्याओं की समीक्षा की जाएगी और इस प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति को रोकने के तरीकों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खिलाड़ियों की टीम भावना, प्रदर्शन और समर्पण ने राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। कल फाइनल में वर्तमान चैंपियन भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में भारत ने कुल 26 गोल किए और अपने सभी मैच जीते। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। आज प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और आज पहले चरण के मतदान में लोगों के अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के साथ ही सुरक्षा प्रबंधों और उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से खबर दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है 10 साल बाद हो रहे हैं चुनाव। सरकार के पहले 100 दिन के कामकाज पर विभिन्न मंत्रालयों से संबद्ध नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने का लेखा जोखा आज अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। थोक महंगाई के पिछले 4 महीने के दौरान सबसे निचले स्तर पर रहने को अमर उजाला ने दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा और विधायक दल की बैठक की चर्चा भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की खबर अधिकांश अखबारों ने पहले पन्ने पर चित्रों के साथ दी है। अमर उजाला ने लिखा है भारत 5वीं बार चैंपियन बना। दैनिक जागरण के शब्द हैं 5वीं बार एशिया का सरताज बना भारत। राजस्थान पत्रिका ने आज विश्व बांस दिवस विशेष आलेख में लिखा है पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान इसमें है क्योंकि जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन कम करने में बांस की अहम भूमिका है। पत्र ने पहले पन्ने पर विस्तार से इसके लाभ देते हुए सार्वजनिक स्वीकृति और जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया है। अखबार लिखता है बेंगलुरु बनेगा बैम्बू सिटी, स्कूली बच्चे लगाएंगे 30,000 पौधे। दिल्ली एनसीआर में कल हुई तेज बारिश की खबर को देशबंधु ने बॉक्स में शीर्षक दिया है मौसम ने अचानक बदली करवट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 24 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान शुरू। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहले विधानसभा चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध। केंद्र ने खाद्य तेल संघों को सलाह दी है कि वे कम सीमा शुल्क पर आयातित मौजूदा भंडार उपलब्ध रहने तक कीमतें न बढ़ाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान में MNIT जयपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड नेताओं के चौथे शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में पेजर विस्फोटों को अत्यधिक चिंताजनक और भड़काऊ बताया और प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड 5वीं बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।